जय हिंद दोस्तों। सतपुड़ा सिविल सर्विस ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी पर। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये टॉपिक इसलिए चर्चा में है कि हाल फिलहाल में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो राजनीतिक दल है उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र के बारे में देख लेते हैं कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को अंतर्दलीय लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि जो राजनीतिक दल के भीतर निर्णय लेने, विचार विमर्श करने में दल के सदस्यों को शामिल करने के स्तरों एवं तरीकों से है ना। इसमें नागरिकों की राजनीतिक दक्षताओं को विकसित करने एवं अधिक सक्षम प्रतिनिधियों को तैयार करने में सहायता मिलती है। इसमें राजनीतिक दल बेहतर नीतियों और राजनीतिक कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, है ना। आपको बता दें दोस्तों कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि वो राजनीतिक दल के आचरण को विनियमित या दिशा निर्देशित कर सकते। केवल केवल कि जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम है ना, 1951, उसमें भर यह प्रावधान दिया गया है। उसकी भी धारा 29A को याद रखना। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है कि राजनीतिक दल को पंजीकरण करवाना अनिवार्य बताता है। ठीक है, भारत अगली बात कि भारत में जो निर्वाचन आयोग के पास भी राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए कोई पर्याप्त शक्ति नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में जो राजनीतिक दल से संबंधित क्या क्या कानून है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भारत का जो राजनीतिक दल है वो संवैधानिक न होके वे संवैधानिकतर है। आप संवैधानिक और संवैधानिकतर में अंतर समझ चुके होंगे। जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है वो संवैधानिक है, बल्कि जो कानून द्वारा बनाया गया, जो कानून में जिसके बारे में लिखा गया वो संवैधानिकतर, उनको संवैधानिकतर बोलता है, वो कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने चर्चा की जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A 5 मतलब 5, है ना। यह एकमात्र, है ना, एकमात्र वैधानिक प्रावधान है। ठीक है, और यह क्या आदेश करता है, इसमें क्या लिखा गया है कि जो राजनीतिक दल है वो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। कौन कहता है? अब लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में एक बात कही गई है, और उसमें भी किसने, उसकी धारा 29A 5 में ये कहा गया है। और क्या कहा गया है इसमें कि भारत की संप्रभु जो राजनीतिक दल है वो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेगा। ठीक है, और कानून क्या है राजनीतिक दल के सामने कि जो राजनीतिक दल है वो पंजीकरण हेतु भारत निर्वाचन आयोग के लिए किए जाने वाले जो आवेदन है उसमें जो आवेदन के साथ जो प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी है ना, वो देंगे। तो कौन सी राजनीतिक दल कौन सी जानकारी देंगे? वो देंगे जो राजनीतिक दल के संगठन ढांचे से संबंधित दस्तावेज और सूचनाएं देंगे। दूसरा, राजनीतिक दलों के अंगों और अंगों की शक्तियाँ और कार्य के बारे में बताया जाएगा। और जो पदाधिकारियों की नियुक्ति का तरीका, सभी पदाधिकारियों का, उसके निर्वाचन की प्रक्रियाओं सहित विवरण आदि यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं कि भारत में आंतरिक लोकतंत्र की ऐसे में आवश्यकता क्या है ना। तो समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राजनीति, है ना, पहला भाई पॉइंट ये है कि समाज समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के राजनीतिक दलों में उसका नेतृत्व और दल की संरचना निर्धारित करने की प्रक्रिया पूर्णतः खुली एवं समावेशी नहीं है। यह राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने के समान राजनीतिक अवसर के विपरीत है, जो कि सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। सेकंड बात क्या है, और क्यों आवश्यकता है? वंशवाद की राजनीति को रोकने के लिए, है ना। भारत में क्या है, जो राजनीतिक दल के भीतर लोकतंत्र की कमी के कारण दलों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिला है ना। और आपको एक आंकड़ा बता दें
जो 15वीं लोकसभा थी उसमें 30 वर्ष से कम उम्र के जो सांसद थे वो सभी के सभी राजनीतिक परिवार से थे। और क्यों आवश्यकता है कि राजनीति में अपराधीकरण को रोकना जो है ना, अपराधीकरण को कम करना है रोकने के लिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, जो दल है, राजनीतिक दल है, इसमें टिकट किसको दी जाए इसकी कोई सुपरिभाषित इसको कोई परिभाषित नहीं है ना। इसलिए क्या होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो पर्याप्त सामाजिक और वित्तीय संसाधनों वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है। इससे क्या होता है, आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। और जो आवश्यकता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की, है ना। प्रत्येक राजनीतिक दल राज्य स्तरीय और स्थानीय इकाइयाँ होती है। इसमें से प्रत्येक स्तर पर चुनाव होने से विभिन्न स्तरों पर शक्ति केंद्रों का निर्माण होगा। ठीक है। और क्या, इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और निर्णय लेने में आसानी होगी। ठीक है। और क्या आवश्यकता है कि लोकतंत्र की स्पष्ट कार्य प्रणाली प्रणाली के लिए, क्योंकि जो राजनीतिक दल है भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए उसकी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की मजबूती व जीवन पर्यंतता में अटूट रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने में क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो निर्वाचन आयोग है इसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर और अन्य 2002 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा आंतरिक दलीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात, एक विश्वसनीय विनियामक ढांचे का अभाव है ना। ऐसा कोई कानूनी उपाय नहीं है जिसके आधार पर राजनीतिक दलों के भीतर चुनाव अनिवार्य किए जा सके। और क्या है, और क्या कौन सी चुनौती है, सख्त दल बदल विरोधी कानून भी, है ना। दल बदल विरोधी अधिनियम जो 1985 है के अनुसार क्या होता है कि जो राजनीतिक दल के सांसद और जो विधायक है अपने दल के हित के अनुसार कार्य करना आवश्यक हो जाता है। इससे क्या होता है, वह अपनी प्राथमिकता को भूलकर दल दल के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार कार्य करता है। ठीक है। अगली बात, और क्या चुनौती है कि वंशवाद, जातिवाद, धर्म आधारित दलों का विरोध, है ना। जो अधिकांश दल स्पष्ट तौर पर जाति आधारित या धर्म आधारित है ना। और उसके विपरीत, और उसके वित्तीय लेन देन भी संदिग्ध एवं पारदर्शी है। अगली चुनौती क्या है कि दल में अभिजात्यवाद, किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व ज्यादातर उस दल के पदाधिकारी के एक समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये पदाधिकारी दल के प्रशासन पर हावी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, है ना। लोग अंतर्दलीय जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उनके अंदर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमें आगे क्या करना चाहिए, ये बात। तो सबसे पहली बात, जो दल दल है उनको संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए जैसे क्या है, जर्मनी में जो राजनीतिक दल है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वहाँ कानून के अनुसार दलों में आंतरिक संगठन को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, उचित नियम, राजनीतिक दल के अलग अलग स्तरों पर संगठनात्मक चुनाव, ऐसे चुनाव के बीच अंतराल तथा दल के पदाधिकारियों के पद की शर्तों के संबंध में दल के संविधान या जो नियम है एवं विनियमन में विशेष प्रावधान होने चाहिए, है ना। और क्या कर सकते हैं कि नेतृत्व संबंधी पदों के लिए आंतरिक चुनाव,
ठीक है, जो जो नेतृत्व कर रहे हैं उसके लिए आंतरिक चुनाव, है ना। तो इसे दल के सदस्यों के बीच वाद वाद विवाद, अभियान, बैठकों और चर्चाओं के माध्यम से संपन्न किया जाना चाहिए, है ना। जो राजनीतिक दल के भीतर एक उत्तरदायी निकाय इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है ना। उदाहरण के लिए तो यूनाइटेड किंगडम में कंजर्वेटिव पार्टी ने एक केंद्रीय परिषद और एक कार्यकारी समिति होती है। ये अपनी वार्षिक बैठक में अपने सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। और क्या कर सकते हैं, जो निर्वाचन आयोग के को नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए। और क्या कर सकते हैं कि राज्य द्वारा राजनीतिक दलों का वित्तपोषण, है ना, दलों के बीच समानता और जवाबदेही को ला सकता है। ठीक है, वो मतलब कॉर्पोरेट से फंडिंग न लेके उसको राज्य द्वारा फंडिंग कर देनी चाहिए राजनीतिक दल को। ये बात है ना। और इसके लिए कई सारी जो समितियां बनाए गए उनमें भी सुझाव दिए गए हैं। तो हम जान लेते हैं कौन सी समिति है। पहली एक दिनेश गोस्वामी समिति, दूसरी तारकंडे समिति और तीसरी इंद्रजीत समिति, है ना। इन्हीं समय समय पर राजनीतिक दल है उनके अधिक पारदर्शिता कार्यप्रणाली के लिए मजबूत तर्क दिए हैं। ठीक है, और विधि आयोग ने भी 1999 में अपनी रिपोर्ट में राजनीतिक दलों के आंतरिक संरचना और आंतरिक दलीय लोकतंत्र को शासित करने वाले एक विनियामक ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता की पुरजोर सिफारिश की गई थी, है ना। और आपको बता दें कि जो राजनीतिक दल विधेयक 2011 का उद्देश्य चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संविधान, कार्यप्रणाली, वित्त पोषण, लेखाओं और लेखा परीक्षण तथा अन्य मामलों को विनियमित करता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज की हमारी चर्चा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।